नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस बड़े प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली जितनी भी मेरी क्लासें हैं, यानी कि 1 या 2 क्लास जो हुई है, उनका सारा जो मटेरियल है, जो आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया था हमने, वो पूर्ण रूप से आपको संतुष्टि दे रहा होगा। और अब जो हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अगले दुर्ग को लेकर। और अगला दुर्ग जो है हमारा जैसलमेर दुर्ग है। और जैसलमेर दुर्ग की तरफ आपको ले चलते हैं। आज जैसलमेर की सैर करवाते हैं। उस दुर्ग में है क्या, उस दुर्ग में ऐसा क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भली भांति स्थापत्य कला से काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। यदि हम जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो जैसलमेर दुर्ग जो है ये धन्व श्रेणी में आता है, धानवन्य श्रेणी में आता है। क्योंकि आपको पता है, मैंने बेसिक जब पढ़ाया था तो इसीलिए पढ़ाया था। आप मेरी फर्स्ट क्लास देखना, यदि किसी को पता नहीं है कि धानवन्य क्या है, तो धानवन्य का मतलब होता है धन्व। और धन्व से धन्व किस मरुस्थल, यानी कि वह दुर्ग जो चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ हो, रेतीली भूमि से घिरा हुआ हो, उसको कहते हैं धानवन्य दुर्ग। तो जैसलमेर दुर्ग की जब हम बात करेंगे तो जैसलमेर दुर्ग में आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, एक दुर्ग है कौन सा, जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग। देखो, जैसलमेर दुर्ग की जब मैं बात करूं, जैसलमेर दुर्ग की जब मैं बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है, निर्माण, ये निर्माण इंसाल ऋषि की, इंसाल ऋषि की सलाह पर 12 जुलाई 1155 में राव जैसल के द्वारा, जैसल के द्वारा नींव रखी गई, नींव रखी गई। यानी इंसाल ऋषि की सलाह पर 12 जुलाई 1155 में राव जैसल के द्वारा नींव रखी गई। दोस्तों किसकी, जैसलमेर दुर्ग की। दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या रखना है कि इस दुर्ग का एक इतिहासकार थे। इतिहासकार कौन थे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने बताया था कि इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण शालिवाहन, शालिवाहन द्वितीय, द्वितीय के समय, इस दुर्ग का निर्माण शालिवाहन द्वितीय के समय 1162 में पूर्ण हुआ। अर्थात मैं एक बात और बता सकता हूं आपको कि इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण 7 वर्ष में, 7 वर्ष में पूर्ण हुआ। बहुत ही शानदार बातें हैं, अच्छी बातें हैं, याद करने लायक है। याद कीजिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। पर ध्यान रखना कि इसका जो निर्माण है वो निर्माण इंसाल ऋषि की सलाह पर 12 जुलाई 1155 में एक व्यक्ति थे, एक राजा थे राव जैसल, और राव जैसल के द्वारा इसकी क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। दूसरा आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यह बात बता दी थी कि इस दुर्ग का निर्माण जो है वो शालिवाहन द्वितीय के समय 1162 में पूर्ण हुआ। अर्थात मान के चलो कि 1155 में नींव रखी गई तो पूर्ण हुआ 1162 में, यानी कि 7 वर्ष का या 7 साल का समय लगा। तो 7 वर्ष में यह दुर्ग बनकर तैयार हुआ। और तीसरी बात जो मैं लिखूंगा वो भली भांति से आपको समझनी है कि इस दुर्ग का निर्माण, या फिर ऐसे लिख लेना, यह दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों आपको 2 पहाड़ियां मिलेंगी,
एक पहाड़ी ये है जिसका नाम भी क्या है, त्रिकूट। एक और पहाड़ी है, इसका भी नाम क्या है, त्रिकूट। गौर से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, बार बार क्वेश्चन पूछता है इससे कि ये जो त्रिकूट पहाड़ी है, ये त्रिकूट पहाड़ी कहां पर है दोस्तों। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका पहले, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो। चलिए, देखो एक पहाड़ी ये है और दूसरी पहाड़ी ये रही, इसका नाम भी क्या है, त्रिकूट पहाड़ी। इसका नाम भी क्या है, त्रिकूट पहाड़ी। दोनों दोस्तों कौन सी पहाड़ी है, त्रिकूट पहाड़ी। अब देखिए ये वाली पहाड़ी ये तो है जैसलमेर में, और ये वाली है करौली में। ये वाली तो कहां पर है, जैसलमेर में, और ये वाली कहां पर है, करौली में। देखो जैसलमेर में जो पहाड़ी है त्रिकूट पहाड़ी, उस त्रिकूट पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थित है, कौन सा, जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। और यहां करौली में जो पहाड़ी है त्रिकूट पहाड़ी, इस त्रिकूट पहाड़ी पर एक मंदिर स्थित है, और मंदिर का नाम है कैला देवी मंदिर। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर भी यादवों का शासन था, यादवों का शासन, और यहां पर भी यादवों का शासन रहा। दोनों स्थानों पर यादवों का शासन रहा था, एक पर है जैसलमेर दुर्ग तो दूसरे पर है कैला देवी मंदिर। कैला देवी मंदिर की बात करें तो इसे कहा जाता है महामाया देवी, जो कि देवकी की 8वीं जो पुत्र है कृष्ण भगवान हुआ था, उस कृष्ण भगवान के स्थान पर वासुदेव गोकुल से यशोदा माता के घर से एक पुत्री लेकर आए थे, और कंस ने जैसे ही उसको फेंका वो गायब हो गई थी, और वही माता है महामाया देवी। दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, इसी का ही एक रूप मिलता है अंजनी माता। अंजनी माता ये भी कहां पर है, करौली में। दूसरा आपको और ध्यान रखना है कि इस मंदिर, इस माता के मंदिर में एक गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत। और लांगुरिया गीत पर नृत्य किया जाता है गुटकन, गुटकन नृत्य। यहीं इस मंदिर के सामने ही एक आपको मिलेगा बोरा भगत की छतरी, बोरा भगत की छतरी। ये बोरा संप्रदाय का एक भगत था, और बोरा संप्रदाय के लोगों ने इस छतरी का निर्माण करवाया था, और यहां पर लोग आते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं, और लांगुरिया गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ऐसी माता का, ऐसी कौन सी माता है जिसका वर्ष में 2 बार मेला भरता है। अब दोस्तों उसमें माता तो सारी है, देखो नवरात्रों में 2 बार आते हैं, एक तो चैत्र में आता है, एक आश्विन में आता है, सब माताओं के भरते हैं। लेकिन आरपीएससी ने जो आंसर सही किया था वो किया था कैला देवी माता का। क्यों किया था, क्योंकि चैत्र और आश्विन नवरात्रों में जब भी कैला देवी माता का मंदिर में मेला भरता है वो लक्खी मेला होता है, दोनों बार ही लक्खी मेले होते हैं, यानी दोनों बार ही लाखों की भीड़ में लोग उसका दर्शन करने जाते हैं, इसलिए आरपीएससी ने उसको क्या माना था, सही माना था है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं जैसलमेर दुर्ग को लेकर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसलमेर दुर्ग के उपनामों के बारे में बात करें। इसके उपनाम, उपनाम कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले मिलेगा आपको सोनारगढ़ या सोनगढ़, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका नाम सोनारगढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि एक डायरेक्टर था सत्यजीत रे, सत्यजीत रे के द्वारा, सत्यजीत रे के द्वारा इसे क्या कहा गया, सोनारगढ़।
क्यों कहा गया मेरे दोस्तों? क्योंकि सत्यजीत रे ने इसके ऊपर एक मूवी बनाई और उस मूवी में इसका नाम क्या दिया गया था? सोनारगढ़ दिया गया था, यानी सोने के भांति ये प्रतीत होता है। इसका दूसरा नाम आपको मिलेगा आलसाय सिण के समान, आलसाय सिण के समान। तीसरा नाम इसका मिलेगा आपको 99 बुर्जों वाला दुर्ग, बुर्जों वाला दुर्ग, यानी सर्वाधिक इसमें बुर्ज है 99। इसके बाद चौथा आपको क्या मिलेगा दोस्तों? ध्यान रखना, रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान, रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान। इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, फिर क्या मिलेगा इसका नाम? एक मिलेगा राजस्थान का स्वर्ण, राजस्थान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान। इसके बाद इसमें और मिलेगा, इसका नाम क्या मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रखना, इसी का ही मिलेगा भाटी भट्ट का किवाड़, भाटी भट्ट का किवाड़। इसी के बाद इसका एक और नाम मिलेगा गलियों का दुर्ग, एक और नाम इसका मिलता है त्रिकूटगढ़। देखो, सोनारगढ़ सोनगढ़ पहला नाम सत्यजीत रे के द्वारा दिया गया। आलसाय सिण के समान मतलब ये जब रात्रि में यहां पर जब प्रकाशित की जाती है लाइटें तो ये सोने के भांति प्रतीत होता है, इसलिए आलसाय सिण के समान। 99 बुर्जों वाला दुर्ग, यानी सर्वाधिक इसमें बुर्ज है। गुमटियां, आपको पता है दुर्ग में जो गुमटियां होती हैं ऊपर से सकरी होती है, नीचे से चौड़ी होती हैं। रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान प्रतीत होता है। राजस्थान का स्वर्ण कहा जाता है इसे, राजस्थान का गुलाब इसे कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान इसे कहा जाता है, भाटी भट्ट का किवाड़ इसे कहा जाता है। इधर गलियों का दुर्ग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि गलियों का दुर्ग इसलिए कहा जाता है इसमें काफी सारी गलियां हैं। और त्रिकूटगढ़ भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। तो जल्दी से दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, इसके लिए प्रसिद्ध जो कहावत है, प्रसिद्ध कहावत कौन सी है? देखिए, मैं कह सकता हूं प्रसिद्ध टिप्पणी, प्रसिद्ध टिप्पणी। देखो क्या है, गौर से समझिएगा कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर और बलोचनायों भाटियों तो सिरे तो जैसलमेर, सिरे ते जैसलमेर। यानी कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर और बलोचनायों भाटियों तो सिरे ते जैसलमेर। यानी कि गढ़ दिल्ली है या गढ़ आगरा है, लेकिन अधगढ़ कौन सा है? बीकानेर। और बलोचनायों भाटियों, और बलोचनायों भाटियों ने, भाटियों ने बहुत बढ़िया बनाया तो सिरे ते जैसलमेर, तो सबसे ऊंचा जो दिखता है वो जैसलमेर है। अच्छा, अबुल फजल ने एक इस और टिप्पणी दी थी, अबुल फजल, और अबुल फजल ने मेरे दोस्तों क्या टिप्पणी दी थी?
गोडा कीजे काठ ते, पग कीजे पाषाण, पाषाण, और अख्तर कीजे, अख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसाण, तब पहुंचे जैसाण। देखो, घोड़ा कीजे काटते और पग कीजे पाषाण और अख्तर कीजे लोहे का तो तब पहुंचे जैसाण। ध्यान रखना, घोड़ा कीजे काटते यानी घोड़ा को ऐसा बनाओ लकड़ी की तरह, घोड़ा को लकड़ी का बनाओ काटते, पग कीजे पाषाण और पत्थरों को कैसा बनाओ, सॉरी पैरों को कैसा बना लो, पत्थरों जैसा, और अख्तर कीजिए लोहे का, और अख्तर जो होता है वो जो घोड़ा उड़ता है वो अख्तर लोहे का होना चाहिए, तब पहुंचे जैसाण, और तब आप जैसाण पहुंच सकते हो, जैसलमेर पहुंच सकते हो, नहीं तो आप जैसलमेर पर अधिकार नहीं कर सकते मित्रों। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखिए अपन इस दुर्ग के भीतर चलते हैं दोस्तों। इस दुर्ग के भीतर हम जब जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, यह है हमारा दुर्ग। और दुर्ग की हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस दुर्ग के बारे में कि इसकी जो सुरक्षा प्राचीर है वो दोहरी है, तो अपन लिख सकते हैं सुरक्षा प्राचीर दोहरी, यानी ऊपर जो है वो ऊपर गुमटियां बनी हुई है, गुमटियों की दीवार है, ये इस प्रकार से कुछ गुमटियां हैं, ये गुमटियां हैं, गुमटियां है मतलब इसको देखेंगे तो अपन को कैसा प्रतीत होगा, ये दिखाई कैसा देगा, ये दोस्तों घाघरे नुमा, यानी कह सकते हैं दोहरा घाघरे नुमा परकोटा, और इसे कहते हैं कमरकोट, कमरकोट। दोहरा घाघरे नुमा जो परकोटा है उसको क्या कहा जाता है, कमरकोट। इसके बाद देखो यहां पर 3 महलों को, महलें मिलेंगे आपको, कितने महल मिलेंगे, 3 महल। 3 महल कौन से मिलेंगे, ध्यान रखना, पहला महल मिलेगा आपको सर्वोत्तम विलास महल, विलास महल। दूसरा आपको मिलेगा जवार विलास महल, और तीसरा आपको मिलेगा गजविलास महल। इसके बाद अगर बात करें तो यहीं पर आपको मिलेगा मेरे दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो लक्ष्मी नारायण है इसकी मूर्ति, इसकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई, मेड़ता से लाई गई, और इस मंदिर के कपाट, मंदिर के कपाट, इस मंदिर के जो कपाट हैं, दरवाजे हैं, चांदी से जड़ित है, चांदी से जड़ित है, यानी उनके मंदिर के जो कपाट है उनको चांदी से जड़ा हुआ है। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ये जैसलमेर के, जैसलमेर के कुल देवता,
जैसलमेर के क्या हैं, कुल देवता हैं। इसके बाद ध्यान रखना यहीं पर एक महल है और उसका नाम है बादल महल। बादल महल, इस बादल महल को कहा जाता है दोस्तों ताजिया टावर। ताजिया टावर। दूसरा आपको ध्यान रखना है यहीं पर आपको एक मंदिर मिलेगा और ये मंदिर है आबड़ माता मंदिर। आबड़ माता मंदिर। आबड़ माता का मंदिर भी आपको यहीं पर मिलता है। इसके बाद ध्यान रखना यहीं पर आपको एक कुआं मिलेगा और जिसको कहते हैं जसलू कुआं। जसलू कुआं कहते हैं। ये जसलू कुआं जो है, ये जसलू कुआं महाभारत के समय का था मित्रों। और महाभारत के समय का जो मित्र कुआं था, यानी इस दुर्ग के निर्माण से पूर्व ही यहां पर स्थित था। इस दुर्ग से पूर्व ही यहां पर स्थित था। कहते हैं जब यहां से श्री कृष्ण भगवान गुजर रहे थे तो अर्जुन ने अपने तीर से इसका निर्माण किया था। बाद में इस दुर्ग के भीतर इसको ले लिया गया और इसको एक नाम दे दिया गया, जैसल राव जैसल है उसके नाम पर जसलू कुआं। दूसरा आपको ध्यान रखना है यहीं पर एक और मंदिर मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये मंदिर जो है इसे जैन मंदिर कहा गया, जैन मंदिर। और इसके नीचे भूमिगत संग्रहालय है एक, जिसका नाम आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इसका नाम मिलेगा जिनदत्त सूरी जैन भंडार। यानी जिनदत्त सूरी जैन भंडार एक संग्रहालय है। और उस संग्रहालय की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना ये क्या है, इस आबड़ माता का मंदिर जो है, इसको नीचे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, आबड़ माता, आबड़ माता मंदिर। और ये क्या है, एक संग्रहालय है, संग्रहालय है। इसके बाद इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार अक्षय पुल, अक्षय पुल। और इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा अक्षय सिंह ने, अक्षय सिंह ने। इसका निर्माण महाराजा अक्षय सिंह ने करवाया था। और कहते हैं दोस्तों यहां से ही, इधर लिख देता हूं देख लो, यहां से ही मरु महोत्सव का प्रारंभ होता है। मरु महोत्सव का प्रारंभ होता है। मरु महोत्सव का प्रारंभ भी इसी पोल से होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहां पर 3 महल मिलते हैं आपको। एक तो है गजविलास महल, एक है जवार विलास और एक है सर्वोत्तम विलास महल। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना यहीं पर एक जसलू कुआं है, ये दुर्ग के निर्माण से पूर्व भी आपको मिलेगा। दोहरा घाघरे नुमा परकोटा है। ये दोहरा घाघरो नुमा परकोटा क्यों है, क्योंकि इसकी जो दीवार है वो 2 दीवार हैं, एक अंदर है और एक बाहर है। इसकी सुरक्षा प्राचीर भी दोहरी है। कह सकते हैं यहां पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है इसकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। मैं आपसे कह सकता हूं कि मेड़ता जो है, मेड़ता में मीराबाई का लालन पालन हुआ था और वहां पर एक 4 भुजानाथ मंदिर भी था। और 4 भुजानाथ मंदिर में उसकी दादी, मीराबाई की जो दादी है, वो दादी उसको लेकर जाती है बचपन में और कहती है कि बेटा ये जो सामने आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, पति है। और तभी से ही अब भगवान कृष्ण को मीराबाई अपना पति मानकर पूजने लगती है। आपको भली बात ही हो पता होगा कि 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम जो पाली में पड़ता है, वहां पर मीराबाई का जन्म हुआ। और दूसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसकी मूर्ति भी कहां से लाई गई, मेड़ता से लाई गई। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये जैसलमेर के कुल देवता माने जाते हैं। यहीं पर जो बादल महल है, इस बादल महल को ताजिया टावर कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि ताजिया टावर के नाम से जो बादल महल है वो कहां पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। आबड़ माता का मंदिर भी आपको जैसलमेर में ही मिलेगा। मरु महोत्सव जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, ये मेरे दोस्तों जो महाराजा अक्षय सिंह ने अक्षय पोल का निर्माण करवाया था, यानी मुख्य प्रवेश द्वार है इसका, यहां से निर्माण इसका प्रारंभ होता है। अच्छा, दूसरी अगर बात करें तो यहां पर एक मंदिर है, ये जैन मंदिर है दोस्तों, जहां मैंने रेड क्रॉस किया है ये जैन मंदिर है। और जैन मंदिर जो है ये जिनदत्त सूरी जैन भंडार के नाम से एक संग्रहालय है। इसके नीचे भूमिगत, भूमिगत मतलब बेसमेंट में है ना, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड इसमें कंस्ट्रक्शन करवाया गया और वर्तमान में उस संग्रहालय के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो अब अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, इस दुर्ग की छतें काष्ठ से निर्मित है। यानी कि इस दुर्ग की जो छत है वो छत किससे है? काष्ठ, और काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। लड़की मत समझ ला, लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी से निर्मित है। इनको देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर लकड़ी से बनी होगी तो इतने दिन तक कैसे है सर वो? भाई लकड़ी को अपन दीमक से नहीं बचा सकते, सब कुछ से बचा सकते हैं लेकिन दीमक से नहीं बचा सकते। तो ध्यान रखना, दीमक से इसको, दीमक से बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए गौमूत्र का लेप किया गया था। गौमूत्र का लेप किया गया था। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इस दुर्ग में मिट्टी एवं चूने का प्रयोग नहीं किया गया। मिट्टी एवं चूने का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार, इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार धनुषाकार आकृति में निर्मित है। इसके बाद ध्यान रखना, लास्ट में एक और लाइन, इस दुर्ग में धानवन्य श्रेणी की संपूर्ण विशेषताएं मिलती है। तो आप भली बात ही समझ रहे होंगे दोस्तों कि पहली बात आपको समझनी है कि इस दुर्ग की जो छतें हैं वो छत किससे निर्मित है? काष्ठ से निर्मित है, यानी कि लकड़ी से निर्मित है। और लकड़ी से निर्मित हो गई तो समझना आपको कि यहां पर दीमक भी लग सकती है, और दीमक को बचाने के लिए गौमूत्र का लेप किया गया। यहां पर इस गौमूत्र का लेप, आज से ध्यान रखना, यदि आपके कहीं दीमक लगती है किसी लकड़ी में तो गौमूत्र का लेप कर दो, आपके दीमक नहीं लगेगी, ठीक है ना, आपके नहीं, लकड़ी के। इस दुर्ग में मिट्टी एवं चूने का प्रयोग नहीं किया गया। मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं किया गया तो सर इसको बनाया कैसे गया, वो चीज आपको दिखाता हूं कि इसमें पत्थर की जो कटाई हुई थी वो इस प्रकार से हुई थी कि एक जो ऊपर लगने वाला पत्थर है उसको टी आकार में काट दिया गया, जबकि नीचे जो पत्थर लगेगा वो नीचे वाला पत्थर जो है वो कैसे आकार में काट दिया गया दोस्तों, वो फिर इस आकार में। अब इस आकार को इसमें क्या कर दिया गया, सेट कर दिया गया। इसलिए ध्यान रखना, इसमें मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इस दुर्ग का मुख्य जो प्रवेश द्वार है, मैंने बताया था अक्षयपोल, महाराजा अक्के सिंह के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। और महाराजा अक्के सिंह के द्वारा उनका जो निर्माण करवाया गया था मुख्य प्रवेश द्वार का, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा भली भांति ये किस आकार का है, धनुषाकार है। जैसे धनुष होता है ना, धनुष के आकार का है। इस दुर्ग में धानवन श्रेणी की सभी विशेषताएं आती है। मतलब आप ये भली भांति जानते हो कि जैसलमेर दुर्ग जो है वो धानवन श्रेणी में ही आता है, यानी कि चारों ओर किससे घिरा हुआ है, रेतीली भूमि से। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें 3 साके हुए थे, और 3 साके हुए थे, उन्हें कहते हैं अढ़ाई साकों वाला दुर्ग। उन्हें क्या कहा जाता है, अढ़ाई साकों वाला दुर्ग कहा जाता है। अढ़ाई साकों वाले दुर्ग
जैसलमेर को कहते हैं, जिसमें पहला साका हुआ था 1312 ईस्वी में, दूसरा साका हुआ था 1359 ईस्वी में, और तीसरा साका हुआ था 1550 ईस्वी में। पहले साके में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था और शासन जो कर रहा था वो मूलराज भाटी प्रथम के समय किया गया था और यहां की छत्राणियों ने जौहर किया था। दूसरा साका 1359 में हुआ था दोस्तों, और 1359 के बाद आता है कौन सा? 1459 के बाद आता है 1559। 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई थी और 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी महाराजा उदय सिंह के द्वारा और जोधपुर की राव जोधा के द्वारा। उस वक्त वहां पर जो शासक था राव दूदा थे और आक्रमण करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। 1550 में जब हम बात करेंगे तो 1550 में जो आक्रमणकारी था वो कौन था? आमिर अली। और आमिर अली ने क्या किया कि जो वहां का शासक था उस वक्त लूणकरण भाटी, यानी भाटी लूणकरण, उस भाटी लूणकरण से कहा कि भाई हमारी जो सेना है उस सेना को आपके यहां शरण चाहिए, आपके यहां शरण चाहिए। और शरण के बहाने वो अपनी सेना को अंदर घुसा देता है और जो जौहर कुंड होता है उस जौहर कुंड में पानी भरवा देता है। और आपको पता है कि गीली लकड़ियां कभी जलती नहीं है, इसलिए यहां पर जौहर अधूरा रह चुका था और केसरिया कर दिया गया था। तब इसे अर्ध साका कहा गया और इसीलिए इसे 2.5 साकों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों साकों के बारे में बात करते हैं। इस दुर्ग के प्रमुख 2.5 साके देखो, यदि हम बात करें तो प्रथम साका जो हुआ था वो हुआ था 1312 ईस्वी में। दूसरा साका जो हुआ था वो 1359 ईस्वी में, और तृतीय साका हुआ था 1550 ईस्वी में। गौर से समझिएगा, थोड़ा सा नोट डाल के आप अलग से नोट कर लीजिएगा कि 1359 के 100 साल बाद कौन सा आता है? 1459। इसके 100 साल बाद आता है 1559। देखो 1459 की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना, 1459 में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जोधपुर की स्थापना हुई, जोधपुर की, और जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने, राव जोधा के द्वारा। इसके बाद 1559 में आपको भली भांति पता होना चाहिए उदयपुर की स्थापना हुई, और उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह के द्वारा, महाराणा उदय सिंह के द्वारा। ये चीज आप नोट डाल के लिख लेना अलग से, 1459 और 1559। 1459 मतलब जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा, 1559 मतलब उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह के द्वारा। देखो यहां पर राव की उपाधि थी और यहां पर महाराणा की उपाधि थी, ये आपको भली भांति ध्यान रखना है दोस्तों, इसको नोट डाल के लिख लेना। ये जो 2 पॉइंट हैं, साके के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन जो 2 पॉइंट है ये 2 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए मित्रों अब देखते हैं साकों के बारे में। प्रथम साका जो हुआ था 1312 में, और यहां पर जो आक्रमणकारी था, आक्रमणकारी, ये आक्रमणकारी कौन था मेरे दोस्तों? यहां पर जो आक्रमणकारी था वो था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जलालुद्दीन खिलजी जो है उसके भतीजे थे, और इसने खुद ने ही जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और मारने के बाद दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार कर लिया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया।
एक वंश है खिलजी वंश। उस खिलजी वंश का शासन रहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1290 से 1320 तक, और 1320 में ये खिलजी वंश का अंत हुआ। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद यहां पर जो शासक था उस वक्त, शासक, और इसी ने क्या किया था, इसके नेतृत्व में हुआ था केसरिया। तो ध्यान रखना वो था मूलराज भाटी, मूलराज भाटी प्रथम के नेतृत्व में। दूसरा यहां पर जौहर, जौहर मेरे दोस्तों यहां की छत्राणियों के द्वारा किया गया, छत्राणियों के द्वारा। अब बात करेंगे हम 1359 की। यहां पर आक्रमणकारी कौन था? यहां पर आक्रमणकारी जो थे वो मेरे दोस्त कौन थे? आपको ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक, और इसके खिलजी के तुरंत बाद ही तुगलक वंश आता है। और तुगलक वंश जो है वो 1320 से लेकर, तुगलक वंश जो है दोस्तों वो 1320 से लेकर 1414 तक रहता है। यानी इसका जो समय है, काल है, वो 1320 से लेकर 1414 तक रहेगा। इसके बाद ध्यान रखना, यहां पर शासक कौन था? शासक, और शासक के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहां पर कौन था? राव दूदा ने मेड़ता में दूदागढ़ का निर्माण करवाया, और दूदा जो है वो मीराबाई का क्या था? दादाजी था। दूदागढ़ का निर्माण जो करवाया था, वहां पर मेड़ता में मीराबाई का लालन पालन हुआ, पालन पोषण किया गया, क्योंकि उसकी जो माता थी वीर कवरी, वो वीर कवरी की मृत्यु जो है वो बचपन में ही हो जाती है, 6वें दिन ही हो जाती है। इसके बाद ध्यान रखना, यहां पर जौहर जो किया था, वो जौहर मेरे दोस्तों यहां की छत्राणियों ने किया था। किसने किया था? छत्राणियों ने। तीसरा देखो दोस्तों, तीसरा 1550 में हुआ था। यहां आक्रमणकारी अमीर अली कौन था? अमीर अली। उस वक्त यहां पर शासक कौन था? शासक और केसरिया। शासक और केसरिया की हम अगर बात करें तो यहां पर कौन था मेरे दोस्तों? यहां पर था भाटी लूणकरण, और यहां पर जो जौहर किया गया था वो जौहर किसके द्वारा किया गया था? यहां की छत्राणियों के द्वारा। यानी आप समझ सकते हो मेरे दोस्तों, यहां पर यहां जो जौहर है वो जौहर का आपको ध्यान रखना है, नहीं हुआ था। यानी कि ये जो तीसरा शाखा था, ये तीसरा शाखा अर्ध शाखा रह गया था, क्योंकि इस वक्त इस आमिर अली ने लूणकरण से कहा था कि लूणकरण जी, मेरी जो सेना है उस सेना को शरण चाहिए आपके दुर्ग में, और मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ शरण ही लूंगा। तो कहते हैं लूणकरण ने सोचा कि ये यहां पर रुकना चाहते हैं एक रात्रि के लिए, हमेशा करते हैं इनको शरण देते हैं। लूणकरण ने इनको शरण दी, परंतु इन्होंने क्या किया? एक षड्यंत्र रच रखा था पहले से ही, और जो जौहर कुंड था उस जौहर कुंड में पानी भर दिया, और जौहर कुंड की जितनी भी लकड़ियां थी वो लकड़ियां गीली हो गई, और गीले होने के बाद आपको पता है वो नहीं जलती। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो जौहर है वो जौहर क्या रह गया? अधूरा रह गया। तो देखिए, पहला हुआ था 1312, दूसरा हुआ था 1359, और तीसरा हुआ था 1550। तीसरा वाला जो है वो अर्धशाखा था, यानी आधा रह गया। पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। पहले शाखे में अलाउद्दीन खिलजी वंश का था शासक, और जो केसरिया किसने किया था वो कौन था? मूलराज भाटी प्रथम था, और यहां पर जौहर छत्राणियों ने किया था।
इसके बाद बात करें आक्रमणकारी की दूसरे शाखे में, तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का था, जिसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। यहां पर खिलजी वंश के जो संस्थापक मिलेंगे वो संस्थापक कौन थे मेरे दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। या आप लिख लेना कि खिलजी वंश, नोट डाल के लिख लेना खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है ये कब से कब तक रहा था? ये रहा था मेरे दोस्तों 1290 से 1320। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी। दूसरा आप लिख लेना तुगलक वंश। तुगलक वंश ये कब से कब तक रहा? 1320 से, और ये चला था 1414 तक। और यहां संस्थापक थे गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपना दूसरा दुर्ग जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको भली भांति समझ में आया होगा। जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग की अगर बात करें तो फिर से एक बार देख लीजिए कि इसको दानवन श्रेणी में रखा गया। इसके लिए जो दो टिप्पणियां थी, टिप्पणी थी गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा और अधगढ़ बीकानेर, और बलोच चढ़ाओ भाटियों सिरे तो जैसलमेर। दूसरी टिप्पणी अबुल फजल के द्वारा दी गई थी कि घोड़ा कीजे काटते, घोड़ा कीजे काटते पग कीजे पाषाण, और अख्तर कीजे लोहते तब पहुंचे जैसाण। ये दो टिप्पणियां थी। इनका जो कुल देवता है वो कौन है? कुल देवता इनका लक्ष्मी नारायण है। यहीं पर आपको आवड़ माता मंदिर मिलता है, यहीं पर गज विलास, सर्वोत्तम विलास, जवाहर विलास दुर्ग मिलते हैं। जसलू कुआं आपको यहीं पर मिलेगा। यानी कि यह आप भली भांति समझ सकते हो कि जो स्थापत्य कला है, उस स्थापत्य कला में जितने भी दुर्ग हैं, वो जितने भी दुर्ग की बात करेंगे उनमें आपको दुर्गों की कोई ना कोई श्रेणी अवश्य मिलेगी। और जब मैं बात करूं श्रेणी की तो ये आता है धानवन्य श्रेणी में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।